इतनी ताकत के सामने उसकी सवाल उठाने वाली आवाज बिल्कुल हास्यास्पद लग रही थी। ऑस्टिन का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके मुंह ने कई बार हिलने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसने कुछ और नहीं कहा। लियोन को पल भर में एक परिवार को तबाह करते देख हैना का तो क़यामत ही निकल गया। ये लोग तो वो थे जिनसे बहस करने का कोई मतलब ही नहीं था। ये ख्याल हैना के दिमाग में साफ कौंधा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने लियोन के पीछे बंद दरवाजे को घूरा, दांत पीसते हुए अचानक खुद को जोरदार थप्पड़ मारा। एक जोरदार थप्पड़ ने तुरंत सबका ध्यान खींच लिया। लोग हैरानी से हैना को खुद को थप्पड़ मारते हुए देखने लगे। हैना ने सिर झुकाकर विनम्र आवाज में कहा, सॉरी लेडी सेलेना हेटी, मुझे एस्ट्रेला को नहीं मारना चाहिए था। मैं खुद उससे माफी मांगूंगी और उसे वापस मारने दूंगी। कृपया मेरे परिवार को छोड़ दें। इतना कहकर उसने फिर से अपने चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। डॉट डॉट डॉट। दरवाजे की दूसरी ओर सेलेना सोफे पर बैठी बाहर थप्पड़ की आवाज सुनकर मुस्कुराई। फिल्म इंडस्ट्री की ही हो न, अपने ऊपर भी इतनी सख्त। लिया गुस्से में बोली, ये लोग सबक के काबिल हैं मैडम, इन्हें माफ मत करना। ये तो अभी सिर्फ इसलिए गलत मान रहे हैं क्योंकि रिडल फैमिली का आदमी बाहर खड़ा है। अगली बार मौका मिला तो और बदतर होंगे। असल में बुरा दिल इतनी आसानी से नहीं बदलता। सेलेना ने बेहोश हैटी की ओर देखा और उसका हाथ थपथपाया। बाहर थप्पड़ों की आवाज अब भी जारी थी और तेज हो रही थी। सेलेना को हैना के लिए दरअसल थोड़ा सम्मान बढ़ गया। हालांकि वह नहीं जानती थी कि यह खुद के लिए था या परिवार के लिए, लेकिन परिवार को बचाने का उसका जज्बा सराहनीय था। हैना को रहने दो, सेलेना मुस्कुराई। अगर वह भाग गई तो ली की स्क्रिप्ट में सेकंड फीमेल लीड कौन करेगी? एस्ट्रेला और उसके बीच जीत हार की लड़ाई उन्हें खुद ही लड़ने दो। इसके अलावा सेलेना को एक ही शख्स के जिम्मे सब कुछ छोड़ने का अंदाज पसंद था। वह गिब्सन परिवार के आंतरिक हालात नहीं जानती थी, लेकिन लियोन ने उन्हें सिर्फ एक चाल में दिवालिया कर दिया। जरूर इसकी कोई वजह रही होगी। और अगर उसे याद दिलाया जाए तो रिडल फैमिली की नई बहू का भी तो सरनेम गिब्सन ही है। यह कोई संयोग नहीं होना चाहिए। हैना तो बस ज़हनी तौर पर गलत थी, उसका पूंजी से कोई लेना देना नहीं था। व्हाइट फैमिली के बाकी सदस्यों ने न उसे नुकसान पहुंचाया था न हैटी को, तो वह उन्हें क्यों तंग करती? लिया को अचानक सेलेना की बात समझ आ गई। वह खीसे निपोड़ती हुई बाहर जाने लगी, लेकिन सेलेना ने अचानक उसे रोका। रुको जरा। लिया ने पलके झपकाए और उत्सुकता से पास आए। क्या हुआ मैडम? सेलेना ने उंगली से इशारा किया। लिया ने सिर झुकाया और सेलेना ने उसके कान में कुछ कहा। पहले तो लिया को थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन फिर उसकी भौहें तन गईं और उसके चेहरे पर इंतजार भरी एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे वह कोई शो देखने के लिए तैयार हो। सेलेना के कहते ही वो तुरंत मुड़ी और बाहर भाग गई। डॉट डॉट डॉट। और इसी वक्त दरवाजे के बाहर हैना के लगातार थप्पड़ खाने से तो लियोन का असिस्टेंट भी हैरान रह गया। औरत जब खुद पर पड़ जाए तो सच में डरावनी होती है। असिस्टेंट ने अपना चश्मा ठीक करते हुए जमीन पर बैठे ऑस्टिन की ओर देखा। मिस्टर गिब्सन, देखा, तुम तो एक औरत से भी कम निकले। ऑस्टिन का चेहरा सफेद था, लेकिन उसके पास जवाब देने को कुछ नहीं था। लियोन ऊंचे खानदान से थे, स्वाभाविक था कि वह औरतों से पंगा लेना पसंद नहीं करते। हैना ने इसी बात का फायदा उठाकर सेलेना और हैटी से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है उसे यह सौगात नसीब नहीं थी। सेलेना भी कोई कम सख्त नहीं थी, और चाहे उसका निपटारा लियोन करे या सेलेना, उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। इसलिए अगर गिब्सन परिवार दिवालिया भी हो जाता है तो भी उनके पास कोई रास्ता बचता। ऑस्टिन अंधेरे चेहरे के साथ जमीन पर बैठा रहा, कुछ नहीं बोला। लियोन ने सिगरेट का कश लिया और हैना के व्यवहार के बारे में न तो उन्होंने रोका और न ही उसे बढ़ावा दिया। ये समझना मुश्किल था कि वह क्या सोच रहे थे। उन्होंने बस हल्के से कहा, तुम लोग फिल्म इंडस्ट्री के मामले संभालो, और जो लड़की है एस्ट्रेला, जब ठीक हो जाए तो रिडल फैमिली में रिपोर्ट करने को कह देना। यह आखिरी वाक्य सुनते ही मौके पर मौजूद सभी सेलेब्स हैरान रह गए, यहाँ तक कि हैना ने भी खुद को थप्पड़ मारना बंद कर दिया। उनकी आंखों में ईर्ष्या साफ झलकने लगी। अगर रिडल फैमिली किसी को आगे बढ़ाना चाहे तो वह रिसोर्सेज में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अगर एस्ट्रेला रिडल फैमिली में शामिल हो गई तो भविष्य में वह टॉप स्टार जरूर बनेगी। मौके पर मौजूद फीमेल सेलेब्स जलने लगी। एस्ट्रेला पर तो रिडल फैमिली की यंग मिस की कृपा हुई, इसलिए रिडल फैमिली उसे आगे बढ़ा रही है, लेकिन उन्होंने तो हैटी का दिल दुखाया था। पता नहीं आगे उनका क्या होगा। एस्ट्रेला की किस्मत ही इतनी अच्छी है। और तुम? लियोन की नजर आखिरकार ली पर पड़ी, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, और उनकी आंखों में एक सर्द ठंडक दौड़ गई। ली सख्त हो गई और बिना कुछ कहे अपने होंठ काटने लगी। लियोन की नजर उस पर से हट गई, लेकिन एक हल्की सी सर्दी छोड़ गई। जब उन्होंने सेलेना की जांच की थी तो ली के बारे में भी कुछ बातें पता चली थी। ये औरत बहुत खतरनाक थी और सेलेना को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं हिचकती थी। अगर वह न होती तो सेलेना का रिडल फैमिली से इतना गहरा मनमुटाव नहीं होता। लियोन ली को घूर ही रहे थे कि अचानक उनके पीछे प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला और लिया बेफिक्र होकर बाहर भागी। उसने तुरंत सबका ध्यान खींच लिया। लिया ने आंखें घुमाकर ली की ओर इशारा किया और लियोन से कहा, मैडम ने कहा है इस औरत को अभी नहीं छेड़ना। लियोन ने भौं उठाई। क्या सेलेना सचमुच इतनी उदार हो गई है? ली ने भी हैरानी से सिर उठाया। सबके चेहरे देखकर लिया बोली, ये प्रेग्नेंट है। क्या रिडल फैमिली का यंग मास्टर सचमुच प्रेग्नेंट औरत पर हाथ उठाएगा? रिडल फैमिली लेडी नेवाह की मेहनत से बनी है, इसे बर्बाद नहीं होने देना। तो कुल मिलाकर ली की हालत वाकई मुश्किल थी, लेकिन ली के चेहरे पर राहत का कोई निशान नहीं था। सेलेना बिना वजह उस पर इतनी मेहरबान नहीं होगी, जरूर उसके दिमाग में कुछ और है। और जैसी उम्मीद थी, लिया मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन लेडी सेलेना ने कहा है कि हम प्रेग्नेंट औरत को नहीं छेड़ेंगे, उसके फियांसे को छेड़ेंगे। लिया का चेहरा एकदम बदल गया और उसकी हमेशा की कोमलता इस वक्त पूरी तरह टूट चुकी थी। वह तीखे स्वर में बोली, नहीं सेलेना, तुम ऐसा नहीं कर सकती।
मैंने तुम्हारा अपमान किया है, मैंने तुम्हारी बहन को परेशान किया है। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे थाने ले जाओ। वाल्सन फैमिली का इसमें क्या कसूर? अगर वाल्सन फैमिली की हैसियत खत्म हो गई तो डोमिनिक से शादी करके उसे क्या हासिल होगा? लिया ने सेलेना के इस तरीके की खूबसूरती समझी और मन ही मन सोचा कि उनकी मैडम सच में कमाल की है। या तो कुछ करती नहीं, और करती है तो सीधी दर्द वाली जगह पर वार करती है। लिया को हैटी के कंधे पर चोट का निशान याद आया और उसकी ओर इशारा करते हुए वह चिल्लाए, ऐसे मत बनो जैसे वाल्सन फैमिली बिल्कुल बेगुनाह है। उस नालायक ने पहले लेडी सेलेना के साथ जो किया, सिर्फ उसके लिए ही उसे मार देना जायज होगा। वह तुम्हारा फियांसे है, तुम्हारे पेट में पल रही संतान का बाप। तुमने उपद्रव किया तो नतीजा भी उसे भुगतना चाहिए। क्या ये सही नहीं है? क्या तुम सिर्फ इस बात का फायदा नहीं उठा रही कि तुम प्रेग्नेंट हो और सोच रही हो कि लेडी सेलेना तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए हैटी को इतना सताने की हिम्मत कर रही हो? लेडी सेलेना तुम्हें एक कीमती प्रेग्नेंट औरत समझकर एक बाल भी बाका नहीं कर रही। और क्या चाहिए तुम्हें? लिया की कनपटी की नस फड़कने लगी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी भावना आ गई। अचानक उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वह बंद लकड़ी के दरवाजे की ओर घुटनों के बल बैठ गई। सेलेना, मैं तुमसे विनती करती हूँ, आज मैं गलत थी, तुम मुझ पर जैसा बदला लेना चाहो लो। प्लीज, तालोन की इज्जत के लिए वाल्सन फैमिली को मत घसीटो। सूजे हुए चेहरे वाली एक प्रेग्नेंट औरत ठंडी जमीन पर घुटने टेके दयनीय लग रही थी, जिसे देखकर किसी का भी दिल पसीज सकता था। हालांकि मौजूद लोग खुद भी मुसीबत में थे और जब उन्हें ली के पहले के काम याद आए तो उनके अंदर दया का कोई भाव नहीं जगा। अगर यह न होती तो वे राजधानी की रिडल फैमिली जैसे दैत्य को कैसे नाराज करते। उन्हें पूरी तरह पता था कि वह रिडल फैमिली की दोनों बहनों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती, फिर भी उसने ये सब किया। अब तो उसने अपने फियांसे को भी फंसा लिया। क्या यह उसकी करनी का सही नतीजा नहीं है? हेना ने तो मजाक उड़ाते हुए कहा, मिल गया सही इनाम। लिया ने हेना के संतुष्ट चेहरे को देखा और अचानक सेलेना के इस औरत को छोड़ने के पीछे का मतलब समझ गई। लव इन सिटी की शूटिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि हेना की पृष्ठभूमि रेचल जितनी मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी वह क्रिफिया के टॉप खानदानों में से एक है। वैसे भी अधमरी रिडल फैमिली अब उसके मुकाबले की नहीं है। इन दोनों औरतों में अब इतना बड़ा अंतर है, फिर भी उन्हें एक साथ एक्टिंग करनी है। आगे जरूर कोई मौका मिलेगा फायदा उठाने का। लिया की आंखें चमक उठी और उसे हेना भी अच्छी लगने लगी। वह बोली, और तुम्हारे बारे में, लेडी सेलेना ने कहा है कि मिस एस्ट्रेला को कुछ थप्पड़ मारने के बाद तुम उसके सामने खुद को थप्पड़ मारो। जब तक तुम मिस एस्ट्रेला को मना लेती हो कि वह तुम्हें माफ कर दे, वह तुमसे कोई शिकायत नहीं रखेंगी। लिया ने ये कहा और मुड़कर चली गई। हेना ने हैरानी से सिर उठाया, मन ही मन सोचा, क्या इसका मतलब है कि सेलेना ने व्हाइट फैमिली को छोड़ दिया? ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसने गलत नहीं सुना, हेना तुरंत उठ खड़ी हुई और ली को एक जहरीली नजर से देखा। ली, तुम्हारी यह हरकत याद रखूंगी। इस वक्त तक उसे समझ आ चुका था कि ली शुरू से उसे इस्तेमाल कर रही थी। ली जानती थी कि वह जिद्दी है, एस्ट्रेला से बदला लेना चाहती है और ऑस्टिन को खुश भी करना चाहती है, इसलिए उसने जानबूझकर वो असमंजस वाली बातें कहकर उसे झगड़ा शुरू करने के लिए उकसाया। अगर आज रिडल फैमिली का यंग मास्टर खुद मौके पर न पहुंचता और सारे कारण बता देता तो सारा गुस्सा तो उसी पर निकलता। पूरे मामले में ली, जिसने एक उंगली नहीं उठाई और जिसके पास सुरक्षा के लिए एक बच्चा है, निश्चित रूप से सबसे बेगुनाह साबित होती। धमकी देने के बाद हेना ने रिडल फैमिली के किसी व्यक्ति की ओर देखने की हिम्मत नहीं की और चेहरा ढककर तेजी से सीढ़ियों की ओर भाग गई। इस बात पर उसके परिवार का अस्तित्व टिका था, इसलिए उसे तुरंत एस्ट्रेला से माफी मांगनी थी और मामले को खत्म करना था। सीढ़ियों के पास खड़े बॉडीगार्ड ने इस बार उसे नहीं रोका और हेना ने लिफ्ट का इंतजार तक नहीं किया, सीधी सीढ़ियों से ही नीचे भाग गई। असिस्टेंट ने ये नजारा देखकर कहा, लेडी सेलेना अफवाहों में कही गई बातों से कहीं ज्यादा समझदार है। लियोन ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, बाकी का मामला तुम लोग संभालो। इतना कहकर वह मुड़े और प्राइवेट रूम के अंदर चले गए। ली ने सेलेना का कोई जवाब नहीं सुना और लियोन भी जा चुके थे। वह समझ गई कि अब कुछ नहीं बचा है। उसने प्राइवेट रूम के दरवाजे को गुस्से से देखा और फिर उठकर चली गई। प्राइवेट रूम के अंदर सेलेना सोफे पर बैठी अपनी गोद में सोए हुए बच्चे को हल्के हल्के थपथपा रही थी। हैटी उसकी गोद में सो रही थी और उसे जागने का कोई संकेत नहीं था। नजारा काफी सुकून दे रहा था। लियोन दरवाजे के पास झुके कुछ देर तक देखते रहे, फिर पूछा, क्या तुमने हैटी को सच में सिर्फ इसलिए बचाया था क्योंकि वह तुम्हारी स्क्रिप्ट के किरदार से मेल खाती थी? उस वक्त शायद रिडल फैमिली को भी क्रिफिया के बारे में पता नहीं था, राजधानी की तो बात ही दूर है। लियोन को नहीं लगता था कि सेलेना ने हैटी को सिर्फ खून के रिश्ते की वजह से बचाया था। ये औरत दिखने में कोमल लगती है, लेकिन असल में काफी ठंडे दिल की है। हालांकि उसे हैटी की देखभाल और सुरक्षा करते देख उन्हें थोड़ा झटका लगा। सेलेना ने हल्के से हैटी को एक तरफ रखा, उसे कोट से ढका और सीधे उनके पास आकर बोली, मैंने उसे बचाया और इसका तुम्हारी रिडल फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। हैटी का उसके लिए क्या मतलब है? यह एक ऐसा राज है जो सिर्फ वही जानती है। लियोन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तो फिर लेडी सेलेना, हैटी को तुमसे ले जाने के लिए क्या शर्तें हैं? सेलेना ने ये सब सिर्फ कुछ लोगों को सबक सिखाने के लिए नहीं किया था। वह हैटी की राजधानी वापसी के लिए रास्ता बना रही थी। यह कोई रहस्य नहीं है कि हैटी को रिडल फैमिली ने जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेज दिया था और वह क्रिफिया में आ गई। इसके अलावा उसकी मां की मौत हो गई, नई बीवी और जुड़वा बच्चे आ गए और जब इसाबेल ने उसे मारा तो रिडल फैमिली ने कुछ नहीं किया। इससे राजधानी के लोग यही सोचेंगे कि रिडल फैमिली की यंग मिस पूरी तरह से नजरअंदाज हो चुकी है। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। लियोन ने हैटी को परेशान करने वाले के पूरे परिवार को दिवालिया कर दिया और यह व्यक्ति नई बीवी के उपनाम का भी है।
यह मामला जब राजधानी में फैलेगा तो एक चेतावनी भी होगा और एक खास संकेत भी। भले ही हैटी को उसके पिता का प्यार न मिले, लेकिन उसके भाई का सहारा तो है, और वह अब भी राजधानी की रिडल फैमिली की ऊंचे दर्जे वाली यंग मिस है। हालांकि उसे कुछ दुख तो झेलने पड़ सकते हैं, लेकिन कम से कम दिखावे के लिए ही सही कोई भी उसे नजरअंदाज या कमतर आंख में देखने की हिम्मत नहीं करेगा। सेलेना उनके सामने खड़ी थी, एक अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। धुंधली रोशनी में उसकी आंखें अस्पष्ट थीं, लेकिन उसके स्वर में इतनी ठंडक थी कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। हैटी को जीना ही होगा। लियोन के चेहरे पर मिलीजुली भावनाएं थीं और वह लंबे समय तक चुप रहे, फिर बोले, रिडल फैमिली को ऑननेवा से किए गए वादों पर अफसोस है, लेकिन मेरे दादा दादी के बारे में ज्यादा बुरा मत सोचना। वे सचमुच हैटी से प्यार करते हैं। सेलेना ने व्यंग्यात्मक अंदाज में हंसते हुए कहा, उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। तो क्या हैटी को उनकी इस इच्छा को समझना चाहिए कि वे दोनों तरफ से लाभ ले, अपनी माँ की मौत और उसके बाद के उत्पीड़न के बारे में चुप रहे और बदला तक न ले। लियोन का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। सेलेना ने व्यंग्यपूर्ण ढंग से हंसते हुए कहा, उसकी आंखों में घृणा साफ झलक रही थी। मैंने सोचा था कि मिस्टर रिडल ने कोई चुनाव किया होगा और यहाँ दिखाई देंगे। लगता है मैं गलत थी। लियोन के चेहरे के भाव नहीं बदले, लेकिन उनकी आवाज ठंडी हो गई। हैटी मेरी बहन है, मैं उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। हैटी को जीना ही होगा। सेलेना की आवाज बर्फ की तरह ठंडी और निर्मम थी। नई मिसेज रिडल को ये बता दो कि अभी से अगर हैटी के हाथ में खरोंच भी आए तो मैं उसकी बेटी की दोनों उंगलियां काट दूंगी। अगर रिडल फैमिली में रहते हुए हैटी को एक बार भी बुखार आया तो मैं उसकी बेटी को सिजोफ्रेनिया जैसी हालत में पहुंचा दूंगी। अगर हैटी की मौत हुई तो मैं उसके पूरे परिवार को मार डालूंगी। अगर उसे यकीन नहीं है तो कोशिश करके देख ले। लियोन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उन्हें एक विडंबना महसूस हुई। वे तो रिडल फैमिली के बच्चे थे और अपने ही बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें एक बाहरी व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ रहा था। क्या सेलेना की नजरों में रिडल फैमिली वाकई इतनी भयानक जगह थी? लंबे समय तक सोचने के बाद लियोन को ये स्वीकार करना पड़ा कि सेलेना जैसे व्यक्ति के लिए रिडल फैमिली को देखने का यही सामान्य तरीका था। लियोन की नजर जटिल थी। वह लंबे समय तक चुप रहे, फिर बोले, मैं तुम्हें वादा करता हूँ। सेलेना ने फिर से घृणा भरी हंसी दी और मुड़ गई। तुम अगले महीने की 3 तारीख को खुद हैटी को लेने आओगे और रिडल फैमिली का कोई और सदस्य साथ नहीं लाओगे। लियोन ने उसकी पीठ देखते हुए पूछ ही लिया, लेडी सेलेना, हैटी के अलावा क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई और सवाल है? उन्होंने सोचा था कि भले ही सेलेना उन्हें पसंद नहीं करती, लेकिन वह कम से कम लेडी निवाह के बारे में तो पूछेगी। लेकिन इस औरत ने कुछ भी पूछने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सेलेना ने हल्के से सिर झुकाया, उसकी आंखें खासकर बर्फीली थीं। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पूछने का क्या मतलब है जो पहले ही मर चुका है? पूछने से क्या बदलने वाला था? लियोन एक पल के लिए अवाक रह गए, फिर उन्हें ये तथ्य साफ समझ आ गया। ऑन्टनेवा की बेटी जो रिडल फैमिली से ताल्लुक रखती है, वह अब उनके साथ किसी भी रिश्ते की हकदार नहीं रही। लियोन बता नहीं सकते थे कि वह क्या महसूस कर रहे थे। और तुम तो अभी जीवित हो, क्या तुम अपने लिए नहीं पूछना चाहोगी? भले ही सिर्फ ये सवाल करो कि उन्होंने इतने सालों तक तुम्हें क्यों नजरअंदाज किया। सेलेना ने फिर से घृणा भरी हंसी दी। उसकी आंखों में कोई गर्मजोशी नहीं थी और उसने सिर फेर लिया, आज हैटी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। कल उसे सही सलामत वापस लाना याद रखना। सेलेना ने ये कहते हुए हाथ उठाया और दरवाजा खोल दिया। लिया की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने लियोन को घूरते हुए कहा, अब पूछने से क्या फायदा? पहले क्या किया था? इतना कहकर वह तेजी से सेलेना के पीछे भागी। लियोन ने सेलेना को नजरों से ओझल होते देखा और कुछ देर चुपचाप खड़े रहे, फिर अपनी जेब से फोन निकाला और पावर बटन दबाया। स्क्रीन पर 10 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स थे। उन्होंने उन्हें खोलकर देखा, फिर एक को चुनकर वापस कॉल कर दी। दूसरे छोर से एक भारी आवाज आई, हैटी कैसी है? लियोन ने सोफे पर बेहोश पड़ी हैटी की ओर देखा और ठंडे स्वर में बोले, अच्छी नहीं। मैं अंकल डेविड के साथ तुरंत उसे लेने आती हूँ। लियोन ने दूसरे व्यक्ति की बात बीच में ही काट दी, जरूरत नहीं ग्रैंडमा। अगर अंकल डेविड आएंगे तो स्थिति और बिगड़ जाएगी, और आपके लिए अभी कृपया आना ठीक नहीं होगा। फोन के दूसरे छोर पर लंबा सन्नाटा रहा, फिर एक थोड़ी बेचैन आवाज सुनाई दी, तो फिर वह कैसी है? लियोन ने ये थोड़ी घबराई हुई आवाज सुनी और उनकी आंखों में तिरस्कार का भाव आ गया। वह उनकी ही पोती थी, लेकिन वह उसका नाम लेने से भी डर रही थी। वह चिढ़ाते हुए बोले, ग्रैंडमा, आप किसके बारे में पूछ रही हैं? हैटी के अलावा क्या बाहर कोई और भी है जो रिडल फैमिली की परवाह के काबिल है? फोन के दूसरे छोर से सांस लेने की आवाज आई, जो अचानक भारी हो गई। मैं। लियोन की नजरें तीखी हो गईं। ऑन्टनेवा को मरे हुए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं और वह कृपया में दफन है। क्या आप चाहती हैं कि मैं उन्हें श्रद्धांजलि दूं? कोई जवाब नहीं आया। लियोन ने फिर से घृणा भरी हंसी दी, ग्रैंडमा, जब अब भी यही रवैया है तो आने वाले समय में उसके बारे में मत पूछो। बस ऐसा ही मान लो जैसे रिडल फैमिली में वह कभी थी ही नहीं, हमेशा की तरह। ये सच्चाई थी। पिछले 1 दशक में रिडल फैमिली को तो ये तक नहीं पता था कि उनकी एक पोती है, जब तक कि उन्होंने एक बाहरी व्यक्ति से लेडी निवाह की बेटी के बारे में नहीं सुना। लियोन को एक अंतर्ज्ञान हुआ कि अगर रिडल फैमिली ने पिछले कुछ वर्षों में सेलेना की परवाह की होती तो उसका व्यक्तित्व इतना ठंडा और निर्मम नहीं बना होता। शायद अभी भी स्थिति को सुधारने का मौका होता, लेकिन अब सब कुछ के लिए बहुत देर हो चुकी है। सेलेना को रिडल फैमिली से कोई रिजेंटमेंट भी नहीं है। वह पूरी तरह से एक बाहरी व्यक्ति, एक दर्शक है जो बेरहम है। इस बार फोन के दूसरे छोर पर डैफ्नी किसी भावनात्मक स्थिति से बाहर आ गई और उनकी आवाज भारी होकर बोली, हैटी का ख्याल रखना, अगर वह बेहतर है तो उसे जल्द से जल्द वापस ले आना। वह बाहर इतनी देर से है और मैं चिंतित हूँ। लियोन का चेहरा ठंडा पड़ गया। उन्हें सेलेना की अविश्वसनीय रूप से व्यंग्यात्मक नजर याद आई जब वह जा रही थी। उन्होंने अपनी पलकें झुकाई और कहा, समझ गया।
इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। दरवाजे के बाहर सेलेना गलियारे में खड़ी थी, बाहर आसमान को देख रही थी। अचानक उसके पीछे से एक जोड़ी लंबी बाहें आगे बढ़ी और उसके पतले शरीर को कसकर भींच लिया। सेलेना को जबरन एक गर्म और शक्तिशाली आलिंगन में खींच लिया गया और उसने सहज रूप से चुराने की कोशिश की। तभी उसके कान में एक परिचित कोमल आवाज गूंजी, हिलना मत। सेलेना तुरंत ढीली पड़ गई, हल्के से सिर झुकाया और अनजाने में उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। तुम आ गए। ओस्वाल्डो ने उसके पतले कंधे से सटकर उसके बालों में मौजूद साफ खुशबू को हल्के से सूंघा। उसके खून जैसे लाल होंठ और जेट ब्लैक बाल एक अजीब सी मोहकता बिखेर रहे थे। सॉरी। सेलेना हैरान थी और समझ नहीं पा रही थी कि उसने माफी क्यों मांगी। उसने आंखें थोड़ी चौड़ी करके पूछा, क्या हुआ? ओस्वाल्डो की अजीब सी नजर उसके चेहरे पर टिक गई और उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा धीमी और गहरी थी। मैं देर से आया। नहीं। सेलेना से एक आदमी को इस तरह गुहार लगाते नहीं देखा गया और उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन उसके हाथ का तापमान उसे ठिठुरा गया और उसके दिल में अचानक एक चुभन सी हुई। मैं अभी भी यही हूँ, मैं नहीं गई, तुम देर से नहीं आए। ओस्वाल्डो की अजीब सी काली आंखें उस पर टिक गईं और उसकी पतली उंगलियों ने हल्के से उसका चेहरा सहलाया। तुम उन लोगों के लिए दुखी मत हो। सेलेना को लगा कि इस वाक्य का कोई गहरा मतलब है, लेकिन इस वक्त उसके पास इसका विश्लेषण करने की हिम्मत नहीं थी। उसका ध्यान पूरी तरह से पीछे खड़े आदमी पर था। ओस्वाल्डो ने उसकी कमर को इतना कसकर पकड़ रखा था कि वह मुड़ भी नहीं सकती थी, लेकिन वह आदमी के चेहरे का प्रोफाइल देख सकती थी। ओस्वाल्डो का चेहरा बहुत पीला था और उसके होंठ ऐसे लाल थे जैसे खून से सने हों। ओस्वाल्डो का चेहरा बहुत पीला था, उसके होंठ ऐसे लाल थे मानो खून से रंगे हों और उसकी आंखें हल्की सी मुड़ी हुई थी। बाहर से तो सब सामान्य लग रहा था, लेकिन सेलेना को हमेशा से लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने अनजाने में उसकी उंगलियों को और जोर से पकड़ लिया और बेचैन होकर पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? कहीं तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं हो रही? ओस्वाल्डो के लंबे पतले हाथों ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उसकी रहस्यमय काली आंखें उसकी ओर स्थिर होकर देख रही थी, कोमल और एकाग्र। उसने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या उस नन्ही लड़की का मामला सुलझ गया? सेलेना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, है ठीक है, लेकिन तुम। आदमी का अचानक हिलना उसकी बात टुकड़े में काट गया। ओस्वाल्डो का हाथ उसके पैरों के नीचे से निकला और उसने अप्रत्याशित रूप से उसे उठा लिया। सेलेना का शरीर अचानक हवा में लटक गया और उसने सहज रूप से हाथ उठाकर उसकी पतली गर्दन पकड़ ली। उसकी आंखें थोड़ी और चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहे, इसलिए वह बस फुसफुसा सकी, ओस्वाल्डो। ओस्वाल्डो ने उसका माथा रगड़ा और उसे नीचे ले जाते हुए कहा, मुझे तुम्हें घर छोड़ने दो। सेलेना ने देखा कि आदमी की भावनाएं असामान्य थीं और जो शब्द वह कहने वाली थी वह गले में ही रह गए। वह बेचैन होकर उसे देखती रही। जैसे ही ओस्वाल्डो सेलेना को लेकर चला गया, लियोन प्राइवेट रूम से बाहर आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था, पता लगाओ कि क्रिफिया में कोई हादसा तो नहीं हुआ है। हालांकि तेज खुशबू ने ढक लिया था, फिर भी लियोन ने ओस्वाल्डो के शरीर पर मंडराती हल्की सी खून की गंध महसूस की। आखिर इस आदमी को चोट किसने पहुंचाई होगी? ओस्वाल्डो सेलेना को रेस्तरां से बाहर ले गया। कार का दरवाजा खुला था। ओस्वाल्डो ने सेलेना को पैसेंजर सीट पर बिठाया और उसकी सीट बेल्ट लगाई, फिर दूसरी ओर मुड़कर ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। सेलेना की नजर पूरे समय उस पर टिकी रही। वह उसकी हर एक हरकत को बेचैनी से देख रही थी। उसकी आंखें चौड़ी और दयनीय सी थी। ओस्वाल्डो मदहोश हो गया। उसने हाथ बढ़ाया और उसके गाल को हल्के से छुआ। उसकी आवाज रात में गिरती बर्फ की तरह कोमल पर ठंडी थी। कुछ हुआ है? घर पहुंचकर बताता हूँ। सेलेना ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। ओके। ओस्वाल्डो मुस्कुराया, स्टीयरिंग व्हील घुमाया और वापस लौटने लगा। आधे घंटे बाद कार कैसल के गेट के बाहर रुकी। सेलेना ने सीट बेल्ट खोली और कार से उतरने ही वाली थी कि उसने देखा ओस्वाल्डो झुका और उसे प्यार से पर दृढ़तापूर्वक अपनी बाहों में उठा लिया। ऐसा क्यों लग रहा था कि सेलेना अचानक इस आदमी की नजरों में कोई नाजुक चीज बन गई है। ओस्वाल्डो उसे हॉल में ले गया और जब बटलर और अन्य लोगों ने सेलेना को इस तरह उठाकर लौटते देखा तो उन्होंने सोचा कि वह घायल हो गई है और तुरंत पूछताछ करने आगे बढ़े। मैडम, क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, सेलेना ने सिर हिलाया। जब ओस्वाल्डो ने उसे सोफे पर रखा और उठकर जाने ही वाला था, सेलेना ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उसे घूरते हुए पूछा, बताओ, जब तुम लौटे तो क्या कहा था? ओस्वाल्डो ने उसकी चिंतित आंखों को देखा और उसके सामने घुटने टेक दिए। वह मुस्कुराया, उसकी आंखों से आंखें मिलाईं और एक बम फोड़ दिया। कुछ नहीं, बस गलती से चोट लग गई। सेलेना स्तब्ध रह गई। जब उसे आखिरकार समझ आया कि ओस्वाल्डो का क्या मतलब है, तो वह अचानक सोफे से उतरकर नीचे कूद पड़ी। वह इतनी जल्दबाजी में थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके पैर किससे उलझ गए और वह जमीन पर गिर गई, लेकिन तैयार बैठे आदमी ने उसे पकड़ लिया। सेलेना ने इस सब की परवाह नहीं की। उसने जल्दी से ओस्वाल्डो की बांह पकड़ी और कांपते दिल से पूछा, कहाँ चोट लगी है? अगर उसे चोट लगी है तो उसने अभी उसे वापस लाने पर जोर क्यों दिया? उसे यह पहले ही सोच लेना चाहिए था। अगर कुछ खास नहीं हुआ होता तो ओस्वाल्डो इतना पीछे कैसे रह जाता? लियोन तो राजधानी से सीधे क्रिफिया आ गया, लेकिन वह फिर भी इतनी देर से आया, जो बहुत असामान्य था। लेकिन उसने तो ध्यान ही नहीं दिया। सेलेना के दिल में ऐसा लगा जैसे किसी नुकीली सुई से चुभन हो रही हो और उसे दर्द और अपराधबोध की एक सनसनी महसूस हुई। उसने ओस्वाल्डो के हाथ पकड़े और अपनी आंखों से उसके शरीर को देखा, ये जानने की कोशिश की कि उसे कहाँ चोट लगी है। उसकी खुली बाजुओं की त्वचा फीकी पड़ी हुई थी और चोट का कोई निशान नहीं था। जरूर कोई अंदरूनी चोट लगी होगी। सेलेना ने उसके कपड़े उतारने के लिए हाथ बढ़ाया। ओस्वाल्डो हल्के से हंसा, शांति से अपनी शर्ट के बटन टटोल रहे उन दो हाथों को पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या तुम खुद दवा लगाना चाहती हो? सेलेना उसकी उम्मीद भरी नजरों को देखकर चौंक गई। नहीं, मैंने कभी किसी को दवा नहीं लगाई।
रोजमर्रा की जिंदगी में तो वह बिल्कुल नौसिखिया थी। अगर सेलेना ओस्वाल्डो को दवा देगी तो उसे डर है कि वह उसे चोट पहुंचा देगी। नहीं, ओस्वाल्डो ने हैरान होकर भौहें चढ़ाई, तुम्हारा देखना कोई काम का नहीं है और शायद तुम डर भी जाओ। ऊपर जाकर आराम करो, जॉन को बुला लेते हैं। सेलेना स्तब्ध रह गई। क्या इसका मतलब यह है कि अगर वह उसे दवा नहीं देगी तो वह उसे देख भी नहीं पाएगी? और वैसे जॉन कौन है? सेलेना के ईर्ष्या करने से पहले ही उसके पीछे से एक कोमल और बेचैन आवाज आए, मैडम कृपया थोड़ा हट जाएं। हमें यंग मास्टर के घावों की जांच करनी है। सेलेना ने ओस्वाल्डो की पीली खूनहीन त्वचा की ओर देखा और उसके दिल में एक चुभन सी हुई। उसके इलाज में देरी होने के डर से वह उठी और कुछ कदम दूर हट गई। ओस्वाल्डो की आंखों में एक क्षणिक चिड़चिड़ाहट दिखाई दी। सेलेना ने एक सफेद कोट पहने एक सुंदर और कोमल महिला को ओस्वाल्डो के सामने बैठे देखा। ये जॉन ही होगी। ओस्वाल्डो अभी अभी लौटा था, इसलिए डॉक्टर इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकती थी। वह निश्चित रूप से उनके पीछे पीछे आ रही थी, ये जानती हुई कि ओस्वाल्डो घायल है। सेलेना ने अपनी उंगलियां मोड़ ली और एक गहरी सांस ली। बटलर ने देखा कि सेलेना की हालत ठीक नहीं लग रही है और उसे डर था कि लड़की खून से सने दृश्य को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसने दयालुतापूर्वक सलाह दी, मैडम आप ऊपर क्यों नहीं जाकर आराम कर लेती? जॉन पर छोड़ दीजिए, वह बहुत कुशल है, यंग मास्टर ठीक हो जाएंगे। सेलेना ने सिर हिलाया लेकिन अपनी नज़र जॉन की हरकतों पर टिकाए रखी। ओस्वाल्डो के घावों को साफ साफ देखना चाहती थी। मैं ठीक हूँ नोआ। जॉन ने अपनी मेडिकल किट नीचे रखी और कीटाणुनाशक उपकरणों की एक श्रृंखला निकालकर मेज पर रख दी। फिर उसने हाथ उठाया और ओस्वाल्डो की शर्ट के बटन खोलने ही वाली थी। आदमी काले कपड़े पहने हुए था, उसकी त्वचा पीली खूनहीन थी। वह आलस से सोफे पर बैठा था, किसी की ओर नहीं देख रहा था। लग रहा था कि वह डॉक्टर के द्वारा दवा दिए जाने का आज्ञापूर्वक इंतजार कर रहा था। सेलेना को ओस्वाल्डो की ठंडी त्वचा याद आ गई और उसका दिल भी ठंडा पड़ गया। उसने अपने होंठ काट लिए। वह देखती रही कि कैसे औरत की नाजुक उंगलियों ने ओस्वाल्डो के बटनों को छूना शुरू कर दिया। ओस्वाल्डो ने अचानक हाथ उठाया और अपने सफेद कोट के ऊपर से औरत के हाथ को रोक दिया। उसने अपनी पलकें उठाई और सेलेना की ओर देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। तुम ऊपर जाओ। सेलेना के मुंह से रुको जरा निकलने ही वाला था, लेकिन उसकी बात ने अचानक उसे काट दिया। वह एक पल के लिए रुकी और बोली, मैं बस एक नजर देख लूंगी, मुझे डर नहीं लगेगा। इस बार ओस्वाल्डो ने उसे जाने नहीं दिया। उसका स्वर कुछ गहरा और अड़ियल था। नोआ, इसे कमरे में वापस ले चलो। हालांकि सेलेना जानती थी कि ओस्वाल्डो शायद उसके भले के लिए ऐसा कर रहा था, फिर भी उसके मन में एक अजीब सी उदासी घर कर गई। उसने दृढ़ता से मना कर दिया, मैं नहीं जा रही। जॉन ने सिर घुमाया और सेलेना की ओर देखा। उसकी आवाज उसके रूप जितनी ही कोमल थी। मैडम, यंग मास्टर के घाव को बहुत देर हो चुकी है, उन्हें अभी काफी खून बह चुका है, हम और देर नहीं कर सकते। सेलेना ने फिर से अपने दिल में एक चुभन महसूस की। उसकी नज़र मेडिकल टूल्स पर पड़ी, फिर वह आगे बढ़ी और बोली, एक तरफ हट जाए, मैं यंग मास्टर को दवा लगाऊंगी। ओस्वाल्डो के होंठ हल्के से मुड़े, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जॉन ने संकोच किया, लेकिन मैं क्रीफिया यूनिवर्सिटी की मेडिकल स्टूडेंट हूँ। हालांकि मैंने पहले कभी किसी को दवा नहीं लगाई, लेकिन फिर भी इन टूल्स को चलाना आती हूँ जो आपने निकाले हैं। सेलेना ने उसकी बात काटते हुए कहा। उसने पहले इसलिए मना किया था क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह अभ्यस्त न हो और ओस्वाल्डो को चोट पहुंचा दे। लेकिन ये आदमी बहुत जिद्दी था। अगर आज उसने अपनी आंखों से उसके घाव नहीं देखे होते तो शायद वह ठीक भी नहीं होता। जॉन ने ओस्वाल्डो के विरोध का इंतजार किए बिना एक तरफ हो गई। जैसे ही सेलेना नजदीक आए, ओस्वाल्डो अचानक उठा और उसे गले लगा लिया। सेलेना चिल्लाए, उसके कंधे पकड़ते हुए, लेकिन हिलने डुलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। मुझे नीचे उतारो। इसे आखिर हुआ क्या है? चोट लगने के बाद भी उसे गोद में उठाकर दौड़ रहा है। ओस्वाल्डो ने उसकी ओर एक मतलबा भरी मुस्कान के साथ देखा और कहा, चूंकि लेडी खुद दवा लगाना चाहती हैं, तो हमें स्वाभाविक रूप से बेडरूम में लौट जाना चाहिए। सेलेना का चेहरा लाल हो गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अचानक किसी छिपे हुए इरादे के साथ पकड़े जाने जैसा अपराधबोध महसूस हुआ। ओस्वाल्डो सेलेना को ऊपर ले गया और नौकरानी ने जरूरत की सारी चीजें साफ सुथरी करके रख दी थी और उनके पीछे पीछे ऊपर आ गई। दोनों मालिकों के जाने के बाद हॉल में सन्नाटा छा गया। लंबे समय के बाद जॉन ने अपनी नजरें हटाई, एक सिगरेट जलाई और एक कश लिया। उसने बटलर की ओर मुस्कुराते हुए देखा। उसके लाल होंठ और गोरी त्वचा ने उसे अब न तो सुरुचिपूर्ण दिखाया और नहीं कोमल, बल्कि कुछ कुछ मोहक बना दिया। मैं अभी भी बहुत उतावली हूँ। उसकी अभी वाली नजर खतरनाक थी। अगर मैंने जरा और देर की होती तो शायद वह मुझ पर झपट पड़ती। बटलर ने उसे देखा और नापसंदगी जताए, कम धूम्रपान करो। मैं क्या कर सकती हूँ? जॉन ने अपना लैब कोट उतारकर एक तरफ फेंक दिया, जिसके नीचे से एक पतली सी सफेद ड्रेस नजर आई जो उसके सुडौल फिगर को उभार रही थी। उसने सिगरेट पी और उसकी नजर भारी थी। क्या तुम्हें पता है कि आज उसे चोट कैसे लगी? बटलर का चेहरा भी ठंडा पड़ गया। पिछले कुछ सालों में अनगिनत हत्याओं के प्रयासों के बावजूद कोई भी कभी भी ओस्वाल्डो के पास सफलतापूर्वक नहीं पहुंच पाया है। ये पहली बार है कि वह खून से सना हुआ घर लौटा है। क्या हुआ था? जॉन ने भौहें सिकुड़ी, ध्यान से सोचा, फिर सिर हिला दिया। मुझे यकीन नहीं है। बटलर की भौहें और गहरी हो गई। तुम यंग मास्टर के साथ वापस आई थी। तुम्हें कैसे नहीं पता? मैंने कुछ नहीं किया। जॉन ने आज हुई घटना के बारे में ध्यान से सोचा, लेकिन फिर भी कुछ बारीकियां याद नहीं आ रही थी। उसने अपना माथा रगड़ा, कोसते हुए कहा, वे लोग उसके मुकाबले की नहीं थे, लेकिन जब वह आखिरी आदमी को मार रहा था तो उसने दूसरे व्यक्ति से एक सवाल पूछा। जवाब ने उसका ध्यान भटका दिया। उसने ऊपर बिल्डिंग की ओर देखा और फिर ये हालत हो गई। बोलने से इनकार और इलाज से इनकार। वह बाहर कुछ देर भटकता रहा, जब तक कि उसके शरीर से खून की गंध कम नहीं हो गई। फिर वह उसे लेने और घर लाने के लिए गया।
उसे पहले से ही इतना लाड़ मिल रहा था और अब वह उसके जाने तक को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इस स्थिति से लगता है कि उसने उस व्यक्ति से जो सवाल पूछा उसका सेलेना से कोई ना कोई संबंध जरूर है। बस कोई नहीं जानता कि उसे क्या जवाब मिला जो इस आदमी को इतना हिलाकर रख दिया कि वह अपनी जान तक गवा बैठता। बटलर ने सिर हिलाया। मैडम एक अच्छी लड़की है, भले ही उसकी पृष्ठभूमि थोड़ी जटिल है, वह यंग मास्टर को कभी चोट नहीं पहुंचाएगी। जॉन ने शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, इस बेकार हालत को देखो, अगर उसे उसकी जान चाहिए तो शायद उसे हाथ भी नहीं उठाना पड़ेगा, वह खुशी से खुद ही दे देगा। हालांकि उसके पिता भी अपनी पत्नी को बहुत लाड करते थे, लेकिन वह अपने बेटे जितने बेकार तो नहीं थे, है न? बटलर ने कुछ नहीं कहा, वह सिर्फ मुड़ा और रसोई को ब्लड रिप्लेनिशिंग सूप बनाने का निर्देश देने लगा। ओस्वाल्डो की चोट निश्चित रूप से कोई मामूली बात नहीं है। एक बार यह खबर राजधानी में फैली तो निस्संदेह एक बड़ा हंगामा होगा। जॉन ने चुपचाप एक सिगरेट खत्म की, बट को एस्ट्रे में डाला और फिर मुस्कुराकर मुड़ी और चलने लगी। छोड़ो, मैं अपनी शागिर्द को ढूंढने जा रही हूँ। ऊपर सेलेना की ओस्वाल्डो के बेडरूम में ये पहली यात्रा थी। हालांकि ओस्वाल्डो ने कहा था कि वह कैसल में कहीं भी जा सकती है, लेकिन वह अपनी निजता को लेकर बहुत सचेत थी। वह ओस्वाल्डो की स्टडी रूम में केवल कुछ ही बार गई थी, बेडरूम की तो बात ही छोड़ दें। कहा जाता है कि जो कमरा वह अभी रह रही है वह पहले ओस्वाल्डो का बेडरूम हुआ करता था। उसके आने के बाद उसने उदारता से मास्टर बेडरूम उसे दे दिया और बगल के कमरे में चला गया। मास्टर बेडरूम का स्टाइल भी सेलेना के आने के बाद एक गर्मजोशी और कोमलता भरे स्टाइल में बदल दिया गया था। जिसे ओस्वाल्डो ने दोबारा सजाया था वह ब्लैक एंड व्हाइट था, सुरुचिपूर्ण पर ठंडा। सेलेना ओस्वाल्डो के शरीर पर घावों को लेकर चिंतित थी और उसने गौर से नहीं देखा। जैसे ही ओस्वाल्डो ने उसे बिस्तर पर रखा उसने तुरंत उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती उसे बैठा दिया और गुस्से में धमकी देते हुए कहा, हिलना मत। उस जैसा घायल आदमी और कहाँ मिलेगा जो बिना कुछ हुआ जैसे इधर उधर भाग रहा हो, अपनी पत्नी को गोद में उठाकर सीढ़ियों पर चढ़ा उतार रहा हो, मानो ये कोई बोझ ही न हो। वह कैसा सुपरहीरो था? ओस्वाल्डो ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मेरे बारे में चिंतित हो? सेलेना ने अपनी नजर उसके चेहरे पर टिका दी, उसकी त्वचा और होठों को देखा जो साफ तौर पर खून की कमी से पीले पड़ रहे थे, और अचानक आगे झुककर फुसफुसाई, तुम्हें कहाँ चोट लगी है? उसने सोचा कि अगर वह उसे सीधे बता देगा तो उसे उसके कपड़े टटोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे कम पीड़ा भी झेलनी पड़ेगी। ओस्वाल्डो की आंखों में एक क्षण के लिए अंधेरा छा गया और उसने कुछ नहीं कहा, बस कोमल और निर्मल भाव से उसे देखता रहा। सेलेना, इसका आखिर मतलब क्या था? क्या उसे यह खुद ही समझना पड़ेगा? शायद इसलिए क्योंकि उसके चेहरे के भाव बहुत मजेदार थे। ओस्वाल्डो अचानक हंस पड़ा, उसने उसका हाथ लिया और अपने कॉलर के टॉप बटन पर रख दिया। चिंता मत करो, मुझे वहां चोट नहीं लगी जहां नहीं लगनी चाहिए। सेलेना, उसे जहां नहीं लगनी चाहिए मैं एक अलग ही मतलब क्यों सुनाई दिया? सेलेना की पतली उंगलियां उसके कॉलर पर पड़ी और उसने पलकें झपकाईं। सेलेना ने अपना हाथ देखा जो उसके कपड़ों के पतले कपड़े से ढका हुआ था और वह आदमी की हंसली पर टिका हुआ था, एक ऐसी मुद्रा में जो इस हंसम आदमी के कपड़े उतारने को तैयार लग रही थी। एक पल में ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सेलेना ने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया और अपनी पतली और अनाड़ी उंगलियों से आदमी की शर्ट के बटन खोलने लगी। जैसे जैसे काले रंग की शर्ट के बटन खुलते गए, बड़े हिस्से में मोहक और पारदर्शी सफेद त्वचा हवा के संपर्क में आई। पूर्ण होती गई, उसके हर अंग में समा गई, जिससे उसे सांस लेने थी। इसके साथ ही खून की हल्की सी गंध ने सेलेना की इंद्रियों को जगाया और किसी भी रोमांटिक ख्याल को पल भर के लिए दूर कर दिया। उसकी नजरें आदमी के शरीर पर टिकी थी, उसके घावों को ढूंढ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह उसे चोट पहुंचाने से डर रही है, क्योंकि उसकी उंगलियां बहुत हल्के से आगे बढ़ रही थी। जब तक शर्ट उसकी कमर तक नहीं खुल गई तब तक सेलेना की नजर एक खून से सने घाव पर पड़ी। चमकीला लाल खून उसकी पतली त्वचा पर बह रहा था, जो देखने में डरावना और भयानक लग रहा था, लेकिन साथ ही एक अवर्णीय और मोहक खुशबू भी फैला रहा था। सेलेना घाव को देखकर स्तब्ध रह गई। हालांकि यह कोई जानलेवा जगह पर नहीं था, लेकिन इतना खून बह चुका था। उसकी लंबी पलकें हल्के से कांप उठी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने सिर उठाया और उसे देखा। दर्द हो रहा है। आदमी जिसका आधा ऊपरी शरीर नग्न था और केवल उसकी आधी बांह ढकी हुई थी, ने हल्के से सिर झुकाया और उसकी ओर मुस्कुराया। वह बिखरा हुआ लग रहा था, लेकिन साथ ही एक ऐसी पवित्रता का एहसास दे रहा था जिसे भंग नहीं किया जा सकता। दर्द नहीं हो रहा। सेलेना की आंखें थोड़ी लाल हो गईं। उसे याद आया कि कैसे पहले उसके घुटने में चोट लगी थी और इतना दर्द हुआ था कि वह चल भी नहीं पाई थी, लेकिन उसे इतने बड़े घाव में दर्द कैसे नहीं हो रहा था। इसके अलावा उसका इतना खून बह चुका था कि उसकी काली शर्ट खून से भीग गई थी, लेकिन उसे इसका पता तक नहीं चला। ये सामान्य नहीं था, लेकिन अब इस समस्या की चिंता करने का समय नहीं था। सेलेना ने एक गहरी सांस ली, अपनी भावनाओं को संभाला और उसके सामने घुटने टेककर मेडिकल किट खोल दी। उसने घाव को साफ किया, टाँके लगाए और दवा लगाई, जब तक कि उसे यकीन नहीं हो गया कि आदमी का सिर्फ ज्यादा खून बह गया है और उसे कोई और समस्या नहीं होगी। तभी उसने राहत की सांस ली और धीरे से उसके घाव पर सफेद पट्टी बांध दी। जैसे ही उसने पट्टी बांधी, ओस्वाल्डो ने अचानक हाथ उठाया और उसे गले लगा लिया, दूसरे हाथ से उसकी थोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। सेलेना को सिर पीछे करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके लंबे बाल नीचे बिखर गए, जिससे उसकी पतली और गोरी गर्दन दिखाई देने लगी, एक सुंदर हंसनी की तरह, खूबसूरत और निर्मल। उसने उसे हैरानी से देखा। लगता था कि वह समझ नहीं पा रही थी कि आदमी क्या करना चाहता है। ओस्वाल्डो जोर से हंसा, सिर नीचे झुकाया, उसकी नाक से टकराए। उसकी आवाज भारी थी, तुम मेरे शरीर में कोई अजीब चीजें मत डालो। सेलेना, क्या उसने उसके शरीर में कोई अजीब चीज डाल दी थी? सेलेना ने अनजाने में सिर नीचे झुकाया। उसकी नजर उसकी खुली त्वचा पर घूम गई।
बड़े हिस्से में मोहक और पारदर्शी त्वचा के अलावा और कुछ नहीं था। वह संतुष्ट नहीं थी, डर रही थी कि उसने कुछ छोड़ दिया हो और छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जब तक उसने आदमी के पूरे ऊपरी शरीर को अच्छी तरह से नहीं छान मारा, ये पुष्टि कर ली कि कोई अन्य घाव नहीं है और कोई अजीब चीजें नहीं है, तब तक वह फिर से सिर उठाकर उसे घूरती रही। ओस्वाल्डो ने उसके बाल छुए और कुछ नहीं कहा, बस अपने लाल होंठ मोड़कर उसे कोमल नजरों से देखा। उसकी नजरें इतनी निर्मल थी कि लगभग अंधेरा सा लग रहा था। सेलेना, क्या ऐसा हो सकता है कि जो चीज उसने उसमें डाली थी वह नीचे थी? यह विचार सेलेना के दिमाग में कौंधा और उसने साफ महसूस किया कि उसके शरीर के अंदर कुछ उसके दिल पर चोट कर रहा था। लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उसने सिर्फ उसके ऊपरी शरीर को छुआ था और नहीं, बिल्कुल नहीं। ओस्वाल्डो मुस्कुराया, उसका हाथ पकड़ा और अभी अभी बंधे घाव पर रख दिया। अविश्वसनीय रूप से कोमल स्वर में बोला, यहाँ। सेलेना, क्या उसने उसके घाव में कुछ छोड़ दिया था? यह विचार सेलेना के दिमाग में बम की तरह फटा और वह बाकी सब कुछ भूल गई। उसने अभी अभी बंदी पट्टी को पागलों की तरह खोल दिया। जब उसने पट्टी हटाई तो उसने घाव वाली जगह पर एक छोटा सा क्रोशिया हुक पाया और उसका पूरा चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने आंखें फैलाईं और करीब आए, लगभग अपनी नाक उसकी सफेद छाती से टकराते हुए ध्यान से जांच की। डर रही थी कि कहीं उसने कोई और खतरनाक चीज न छोड़ दी हो। उसे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि उसके ऊपर मौजूद आदमी उसके बाल सहला रहा था, उसे एक खतरनाक और निर्मल नजर से देख रहा था जो गंदगी से भरी हुई लग रही थी। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई और चीज नहीं बची है, सेलेना ने उसके घाव पर फिर से जहर निकालने वाला लोशन लगाया और पट्टी बांध दी। उसने राहत की सांस ली और सब कुछ खत्म करने के बाद धीरे धीरे खड़ी हुई। जब उसे होश आया तो उसे आदमी के शरीर से आने वाली खुशबू और भी तेज महसूस हुई, जो उसे आगे बढ़कर उसे जोर से गले लगाने और उसकी खुशबू को महसूस करने के लिए मजबूर कर रही थी। बस कुछ ही देर में हवा में खून की गंध पूरी तरह से गायब हो गई थी। सेलेना हैरान होकर ओस्वाल्डो की ओर देखने लगी। ये खुशबू क्या है? अगर यह मोहक ठंडी खुशबू नहीं होती तो उसे सबसे पहले उसकी चोट का पता चलता। ओस्वाल्डो की आंखें धुंधली और हल्की थीं और उसकी उंगलियों ने सेलेना के होंठों को छुआ। उसकी आंखें और भौहें कोमल थीं जब वह बोला, जब भविष्य में कोई खास समय आएगा तब तुम्हें बताऊंगा। वह बहुत करीब झुका और उसकी गहरी आवाज हर शब्द के साथ सेलेना के कानों में घुस गई। सेलेना के कान के पर्दे कांप उठे। वह पहले आदमी की चोट पर ध्यान केंद्रित किए हुए थी और किसी और चीज पर ध्यान नहीं दे रही थी। अब जब उसका दिमाग वापस जगह पर आया, जब उसने आदमी की शक्ल साफ देखी तो उसका दिल धड़क उठा और उसके कान लाल हो गए। ओस्वाल्डो उसके सामने आधे खुले कपड़ों के साथ बैठा था। चमकीले लाल खून का रंग उसकी कोमल त्वचा के साथ मिलकर एक अत्यंत मोहक तस्वीर बना रहा था जो लोगों का मुंह सूखा देती थी और नजरें हटाने में असमर्थ कर देती थी। उसने हल्के से सिर झुकाया और उसकी ओर मुस्कुराया। सेलेना उसे बेसुध देखती रही। उसका चेहरा लाल हो गया और दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि हवा अचानक बेचैन हो गई थी। ओस्वाल्डो ने उसकी थोड़ी को पकड़ा और अपना सुंदर चेहरा धीरे धीरे आगे बढ़ाया। सेलेना की आंखों में एक हल्का सा जुनून दिखाई दिया, लेकिन उसके शरीर ने खतरा महसूस किया और उसने सहज रूप से हाथ पीछे कर जमीन पर टिका दिए और दूर हट गई। जैसे ही उनके चेहरे छूने ही वाले थे, सेलेना का पैर हिलते समय गलती से किसी चीज से टकरा गया। ओस्वाल्डो की हरकत अचानक रुक गई। सेलेना ने पलकें झपकाई और महसूस किया कि उसके घुटने ने किसी चीज को टक्कर मार दी है। उसने अनजाने में नीचे देखा। कुछ सेकंड के मौन के बाद सेलेना को अचानक एहसास हुआ कि उसने किस चीज से टक्कर मारी है और वह बिल्ली की तरह उछलकर दूर भाग गई। सॉरी 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 सॉरी, इतना कहते हुए वही डरे हुए जानवर की तरह भाग गई। कमरा एक अवर्णनीय सन्नाटे में डूब गया। ओस्वाल्डो ने चौड़े खुले दरवाजे को कुछ सेकंड तक देखा, फिर धीरे धीरे एक काले तितली की तरह अपनी पलकें झुकाई और एक कोमल हंसी दी। हाँ। सेलेना बाग की ओर दौड़ी और आखिरकार अपने भाई से बाहर आई। वह फव्वारे के सामने खड़ी थी, भारी सांसें ले रही थी और उसका चेहरा लाल था। भले ही उसने पहले कभी कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं निभाया था, लेकिन वह जानती थी कि उसने अभी कुछ बहुत बुरा कर दिया था। हे भगवान, यीशु मरियम, वह बुदबुदाई और चाहती कि आसमान से बिजली गिरे और उसे भूल जाने में मदद करे कि अभी क्या हुआ था। 19 साल की उम्र में पहली बार उसे अपना चेहरा ढककर किसी गड्ढे में छिप जाने का मन कर रहा था। इसी बीच कैसल के बाकी लोगों ने हलचल सुनी और जांच के लिए बाहर दौड़ पड़े। लिया पहली थी जिसने सेलेना को पाया और उसने देखा कि उसके व्यवहार में कुछ गड़बड़ है। मैडम, क्या हुआ? उसने चिंता से पूछा। लिया की अचानक आवाज से चौंककर सेलेना ऐसे मुड़ी जैसे उसे तीर लगा हो। ये देखकर कि लिया थी, उसने राहत की सांस ली। लिया ने सेलेना के लाल गाल देखे और हैरानी से पूछा, मैडम, क्या आप बीमार महसूस कर रही हैं? आपका चेहरा तो बहुत लाल है। अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए सेलेना ने खांसी की और कहा, कुछ नहीं। यंग मास्टर को गंभीर चोट लगी है और सिर्फ दवा लगाने से काम नहीं चलेगा। कृपया एक डॉक्टर को बुलाओ और उन्हें यंग मास्टर को एंटी इन्फ्लेमेटरी इंजेक्शन लगाने को कहो। जैसे ही उसने ये कहा, सेलेना को याद आया कि वह गलती से सिलाई वाली सुई ओस्वाल्डो के शरीर पर छोड़ाई है और उसके चेहरे पर पछतावा दिखाई दिया। उसने पहले कभी ऐसी गलती नहीं की थी और सोच रही थी कि आज वह कहाँ गलत हो गई जिससे ओस्वाल्डो को नुकसान होने से बाल बाल बचा। लिया ने सेलेना के अनुरोध पर सिर हिलाया। यंग मास्टर मानेंगे नहीं, उसने कहा। उलझन में सेलेना ने पूछा, क्यों नहीं? उनमें इतना धैर्य नहीं है। लिया ने एक पल सोचने के बाद जवाब दिया, यंग मास्टर स्वस्थ हैं और शायद ही कभी घायल होते हैं। बचपन से ही किसी ने उन्हें इंजेक्शन लेते नहीं देखा है। सेलेना ने भौहें सिकोड़ी और लिया मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन अगर आप उन्हें मना लें मैडम, तो मुझे यकीन है कि वह मान जाएंगे। सेलेना हिचकिचाए। कुछ मिनट पहले वह तुरंत उनसे मिलने चली जाती, लेकिन अब क्या वह आदमी सोचेगा कि उसका कोई गलत इरादा है? उसका चेहरा फिर से लाल हो गया। उसने खांसी की और कहा, तुम जाओ और डॉक्टर और दवा तैयार करवाओ। मैं लेडी लॉरेन को फोन करती हूँ।
सेलेना जानती थी कि कैसल के लोग ओस्वाल्डो को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उसकी माँ लेडी लॉरेन कर सकती थी। लिया ने सेलेना के फैसले पर पलकें झपकाईं। वह वास्तव में सेलेना को बताना चाहती थी कि ओस्वाल्डो जिस चीज से इनकार करते हैं, लेडी के आने से भी काम नहीं चलेगा। हालांकि उसे अचानक एहसास हुआ कि इसे जोर से कहने से यंग मास्टर के चरित्र के बारे में गलतफहमी हो सकती है, इसलिए उसे अपने शब्द वापस निगलने पड़े और उसने कहा, लेकिन लेडी को यंग मास्टर की चोट के बारे में नहीं पता है। अगर हमने उन्हें बताया तो वे चिंतित हो जाएंगी। सेलेना ने एक पल के लिए सोचा और सहमत हो गई। हालांकि ओस्वाल्डो की चोट गंभीर थी, ये जानलेवा नहीं थी और उन्हें बस अच्छी तरह आराम करने की जरूरत थी। लेडी लॉरेन को बताने से वह सिर्फ चिंतित होंगी। सेलेना ने सिर हिलाया और कहा, जाओ डॉक्टर को दवा तैयार करने के लिए बुलाओ, फिर आकर मुझे बुलाना। लिया तुरंत मुस्कुराए और वापस दौड़ गई। सेलेना मुड़ी और अपने सामने बनी देवी की बारीक नक्काशी वाली मूर्ति को देखा, एक गहरी सांस ली और खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। वह भविष्य में ओस्वाल्डो को फिर कभी नहीं देख पाएगी, ये तो हो नहीं सकता। वैसे भी वे देर सबेर मिलेंगे ही। जब तक वह इसका जिक्र नहीं करेगी, जेंटलमैन को ये गलतफहमी अपने आप दूर कर देनी चाहिए, है ना? सेलेना ने अपने गर्म गालों को छुआ और महसूस किया कि उसे पहले कभी इतनी शर्मिंदगी नहीं हुई थी। उसने चुपचाप खुद को शांत किया और फिर उस शर्मनाक स्थिति से बाहर निकली। तभी उसे ओस्वाल्डो की अचानक लगी चोट याद आ गई और उसकी आंखों में एक ठंडक दौड़ गई। अगर उसने अचानक ओस्वाल्डो को वापस नहीं बुलाया होता तो वह आदमी हत्या के प्रयास का सामना नहीं करता। इसके अलावा हाल ही में इस आदमी के साथ जो हत्याएं हुई हैं, वे निश्चित रूप से उससे संबंधित हैं। सेलेना की आंखें ठंडी हो गईं। वह किनारे चली गई, अपनी जेब से फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। कुछ देर बाद दूसरे छोर से एक तेज और पतली चीख सुनाई दी, सेलेना, मुझे बचाने आओ। उस बदमाश ने मुझे 3 महीने से इस जगह फंसा रखा है, कहता है कि वह मुझे बदलना चाहता है। आह, लानत है उसे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं सचमुच उसे मारने से खुद को नहीं रोक पा रही। सेलेना ने अपने कान रगड़े और फुसफुसाया, मार्गो। दूसरे छोर पर रोना पीटना गायब हो गया और उसकी जगह सतर्कता ने ले ली। सेलेना, तुम्हें क्या हुआ? किसने तुम्हें परेशान किया? उसकी आवाज अचानक बेहद ठंडी हो गई। मुझे बताओ और मैं जाकर उसे ढूंढ लूंगी और मार डालूंगी जिसने तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत की। मेरी एक चीज की जांच करने में मदद करो, सेलेना ने कहा। बस नाम लो, मार्गो ने जवाब दिया। हाल ही में क्रीफिया में एक हत्या का प्रयास हुआ है, किसी ने मेरे इंसान को चोट पहुंचाई है। मेरी मदद करो ये पता लगाने में कि किसने किया। मुझे एक दिन दो, जिसने भी तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत की, मैं उसे ढूंढकर मार डालूंगी। सेलेना को लड़की की अभी की बात याद आ गई और उसने अपना कुछ ध्यान हटा लिया। वह व्यक्ति अभी भी तुम्हें क्यों बंद रखे हुए है? क्या पिछली बार की बात खत्म नहीं हो गई थी? कौन जाने वह पागल तो नहीं है। लड़की बात करते करते बेहद गुस्से में आ गई। मैंने उसे कम से कम 80 बार समझाया कि मैंने उस गर्भवती औरत को नहीं मारा, वह एक दुर्घटनावश मौत थी। लेकिन वह मेरी बात पर विश्वास नहीं करता और जिद करता है कि यह मेरी गलती है। फिर वह कहता है कि वह मुझे वैचारिक शिक्षा देना चाहता है और मुझे सुधारना चाहता है। वह बीमार है। सेलेना ने भौहें सिकोड़ ली। सुधारना? उसने मुझे अपने मकान में बंद कर रखा है। हर दिन वही पागल की तरह व्यवहार करता है और मुझे हर तरह के बौद्ध और ईसाई धर्मग्रंथ सुनाता है। उसने मुझे सुनने के लिए मजबूर किया, लड़की ने कहा। सेलेना, मुझे बचाने आओ। सेलेना ने कहा, क्या एनफोर्सर वास्तव में इतने खाली हैं? जहां तक उसे पता था, एनफोर्सर डाकवर में व्यवस्था बनाए रखने में इतने व्यस्त थे कि लीडर के पास एक युवा लड़की का पीछा करने का समय नहीं होना चाहिए। हालांकि मार्गो वास्तव में थोड़ी खतरनाक थी, लेकिन उसने बिना सोचे समझे नहीं मारा। दूसरे पक्ष के पास पीछा करने के लिए इतनी बुरी चीजें थीं, लेकिन उन्होंने उसे फंसाने में इतना समय बिताना चुना। क्यों? वह बिल्कुल भी खाली नहीं है। लड़की लगभग रोने वाली थी। वह दिन भर व्यस्त रहता है और सिर्फ इतना ही नहीं, वह मुझे भी अपने साथ व्यस्त रहने के लिए घसीटता है। कहता है कि वह चाहता है कि मैं सीखूं। सेलेना, क्या मैं उसे सिर्फ मार नहीं सकती? सेलेना ने एक पल के लिए सोचा और एक बहुत ही उचित सुझाव दिया। उसे पीटना ठीक है, लेकिन उसे मारना नहीं है। अगर तुमने उसे मार दिया तो एनफोर्समेंट टीम में अफरा तफरी मच जाएगी और डार्क वर्ल्ड में उथल पुथल होने की संभावना है। एनफोर्समेंट टीम एक बहुत ही खास संगठन है। ये हथियारों की दुनिया में व्यवस्था बनाए रखने में माहिर है। अगर लीडर चला गया तो संभावना है कि अशांति का दौर आएगा। लाइन के दूसरे छोर पर लड़की ने हताशा में चीख मारी, आह सेलेना, तुम मुझे बचाने कब आओगी? मैं उन धर्मग्रंथों को सुन सुनकर बीमार हो रही हूँ। सेलेना ने कहा, नहीं तो क्या मैं उसे परियों की कहानियों में बदलने का सुझाव दूं? दूसरे छोर की लड़की शायद उससे नाराज हो गई थी क्योंकि उसने लंबे समय तक कुछ नहीं कहा। सेलेना ने कोशिश करते हुए कहा, मार्गो। मार्गो रो रही थी। सेलेना, तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती। मुझे परियों की कहानियों से डर लगता है, क्या तुम्हें याद नहीं? सेलेना भूल गई थी कि परियों की कहानियां दुनिया की सबसे डरावनी चीज थी मार्गो के लिए। सेलेना ने फोन पर उस लड़की को दिलासा दी, फोन काटा और कुछ पल स्थिर खड़ी रहकर अपनी भावनाओं पर काबू पाया। जैसे ही वह ओस्वाल्डो को ढूंढने वापस जाने ही वाली थी, उसका फोन फिर से वाइब्रेट होने लगा। सेलेना ने नंबर देखा और कॉल उठाए। क्या हुआ, मार्गो? सेलेना, मुझे पता चल गया, मार्गो ने कहा। सेलेना हैरान हुई, इतनी जल्दी? वो उस बदमाश की तरफ से है, मार्गो ने नाखुशी से कहा। और हाल ही में क्रीफिया को निशाना बनाने वाले ऑर्डर की भरमार है। ज्यादातर इस कंट्री कैपिटल की कुछ अमीर खानदानों से हैं और एक छोटा हिस्सा अज्ञात स्रोतों से है जिनका पता वह नहीं लगा पाया। वह इतना अच्छा नहीं है। सेलेना की आंखों में ठंडक उतर आई। उसने वाकई ओस्वाल्डो को मुसीबत में डाल दिया था और फिर उसने मार्गो को कुछ उलझन में सुना, लेकिन इस बार कोई एम्प्लॉयर नहीं था। दूसरे पक्ष ने उसे ढूंढा था और लगता है ये किसी सीक्रेट वेपन के लिए है।
पर आखिर कैसा सीक्रेट वेपन है जो दूसरे पक्ष को नैतिकता त्याग कर इतने लोग भेजने पर मजबूर कर रहा है? सेलेना की आंखें अचानक सिकुड़ गईं और उसे तुरंत सीक्रेट पल की याद आ गई। पिछली बार दूसरे पक्ष ने ओस्वाल्डो की हत्या का प्रयास विफल किया था और सीक्रेट पल यहाँ छोड़ गया था, जिसका मतलब था कि वे इसे वापस छीनना चाहते थे। सेलेना की आंखें और गहन हो गईं और उसके होठों पर एक ठंडी सी मुस्कान आ गई। वह उसकी चीज थी, उसने इसे ओस्वाल्डो को दे दिया था और अब कोई इसे वापस लेना चाहता था। वे मौत को दावत दे रहे थे। मार्गो, वह मेरा बॉयफ्रेंड है, उसे मत छुओ, जिसने भी उसे छुआ मैं उसे मार डालूंगी, सेलेना ने कहा। मार्गो एक पल के लिए अवाक रह गई, फिर एक नए महाद्वीप की खोज करने जैसा उत्साहित होकर चिल्लाई, ओह माय गॉड सेलेना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वह क्या करता है? क्या वह अमीर है? क्या वह हंसम है? सेलेना ने गर्व से उसका परिचय दिया। वह कपड़े और हीरे बेचता है और बहुत हंसम है। वह एक जेंटलमैन है, उसकी शक्ल बेमिसाल है और उसकी दौलत का तो कोई अंत ही नहीं। वाह, मार्गो को अपनी दोस्त की खुशी थी। तुम्हें तो हमेशा से सबसे बेस्ट ही पसंद रहा है और चूंकि वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो मैं उससे पैसे नहीं लूंगी। अगर फिर कोई ऑर्डर देगा तो मैं तुम्हारे लिए उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दूंगी। सेलेना ने राहत की सांस ली और वापस जाने के लिए मुड़ी। थैंक यू मार्गो। उसके कान में कीबोर्ड टाइप करने की आवाज आए। ओह सेलेना, मैंने अभी एक ऑर्डर लिया है। सेलेना ने बिना किसी खास लापरवाही से पूछा, किसका? पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के उस बड़े बंदे का, मार्गो ने कहा। सेलेना के कदम, जो अभी अभी जाने ही वाले थे, अचानक रुक गए। तुमने किसका नाम लिया? मार्गो उत्साहित थी। तुम जानती हो, जो सालों से वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर है। मैंने सुना है कि इतने सालों में कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। इसकी वजह यह है कि वह बदमाश उसका मूल बना हुआ है। अगर मैं उसे मार दूं तो वह बदमाश निश्चित रूप से अब मुझे एजुकेट करना नहीं चाहेगा। सेलेना का चेहरा गंभीर हो गया। ये शख्स बहुत खतरनाक है। पुलिस और फायर इंडस्ट्री के उस एक्सपर्ट का इनाम 10 साल पहले ही 1 अरब को पार कर चुका था और अब तो यह डरावनी रकम तक पहुंच गया है। प्रतिद्वंद्वी सिर्फ 3 साल के छोटे से समय में प्रसिद्ध हुआ और उसका प्रभाव एज कंट्री से लेकर प्रशांत महासागर के दूसरी ओर तक फैल गया। वह एशिया में पुलिस और फायर इंडस्ट्री पर एक छत्र राज करने वाला इकलौता व्यक्ति बन गया और कोई दूसरा तो इसके टुकड़े तक को नहीं पा सका। और उसके विस्तार की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए बस 4 शब्द काफी थे, जबरदस्त खून खराबा। उस व्यक्ति के सत्ता में आने के तरीके बेहद क्रूर और खूनी थे। यहाँ तक कि उस समय भी, जब वह अभी भी छोटी थी और बीमारी के कारण घर में कैद थी, उसने उस व्यक्ति के कारनामों से मचे हल्ले के बारे में सुन रखा था। और अगर ठीक से गिना जाए तो उसके और उस व्यक्ति के बीच अभी भी एक अनसुलझा ऋण बाकी है। सेलेना के होठों पर एक टूटी सी मुस्कान आई और उसकी आवाज धीमी हो गई। मार्गो, क्या तुम्हें यकीन है कि वह एज कंट्री में है? उस बदमाश ने ऐसा कहा है, गलत नहीं हो सकता, मार्गो ने बेकरारी से कहा और उसकी आवाज में थोड़ा अफसोस भी था। बस इतना ही है कि जब उस बदमाश द्वारा पाली गई बिल्ली अचानक बाहर आ गई तो वे सतर्क हो गए। मैं दूसरे पक्ष की खास जानकारी नहीं सुन पाए, नहीं तो मैं तुरंत छुरा लेकर उन्हें मारने चली जाती। मार्गो की बेचैन आवाज सुनकर सेलेना ने एक पल सोचा और कहा, तुम कोशिश कर सकते हो, लेकिन अगर बहुत खतरनाक लगे तो तुरंत रुक जाना। वह खुद भी पुलिस और फायर इंडस्ट्री के उस डरावने एक्सपर्ट की क्षमता का पता लगाना चाहती थी, मुख्यतः इसलिए कि अगर उसे उसके इलाके में उसकी मौजूदगी का पता चला तो वह शायद उसे तुरंत पकड़ लेगा और फिर मार डालेगा। आखिरकार उसने अतीत में कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता था। तो खैर, भविष्य में लो प्रोफाइल रहना ही बेहतर होगा। मार्गो ने खुशी से कहा, मुझे पता था कि सेलेना सबसे बेस्ट है। वह बदमाश वापस आ गया है, फिर बात करते हैं। इतना कहते ही मार्गो ने तुरंत फोन काट दिया। सेलेना ने फोन दूर रख दिया। पुलिस और फायर एक्सपर्ट के मामले ने उसे इतना विचलित कर दिया कि वह अब कोई अजीब भावना महसूस नहीं कर पा रही थी। वह सिर्फ ओस्वाल्डो की चोट की चिंता कर रही थी और तुरंत वापस लौट पड़ी। हॉल में ओस्वाल्डो सोफे पर बैठा था और उसने नए कपड़े पहन रखे थे। उसने कदमों की आहट सुनी और अपनी पलकें उठाकर देखा। सेलेना ने अपना चेहरा सीधा रखा और कोई असामान्य हाव भाव न दिखाने की पूरी कोशिश की। वह ओस्वाल्डो से 3 कदम की दूरी पर रुक गई, चारों ओर देखा, फिर आंखें फैलाकर पूछा, डॉक्टर कहाँ है? ओस्वाल्डो ने कोमलता से मुस्कुराते हुए मेज की ओर देखा। मेज पर पहले से ही खुली हुई दवा पड़ी थी। सेलेना ने पलकें झपकाई। क्या इसका मतलब यह था कि उसे इंजेक्शन लगाना था? ओस्वाल्डो ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। सेलेना ने उसके पतले और गोरे हाथ को देखा। उसके कान लाल हो गए और वह अनजाने में 1 कदम पीछे हट गई। ओस्वाल्डो हल्के से हंसा, उसका हाथ जोर से पकड़ा, उसे अपनी गोद में खींचकर बैठा लिया और उसके बाल सहलाने लगा। सेलेना का चेहरा इतना लाल हो गया कि लग रहा था खून निकल आएगा और वह उसे सीधी देखने में भी असमर्थ थी। उसने धीरे से कहा, सॉरी। भले ही उसने पहले कभी रिश्ता नहीं निभाया था, लेकिन वह जानती थी कि मर्द के शरीर पर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें नहीं छूना चाहिए। कोई बात नहीं। ओस्वाल्डो ने उसका हाथ पकड़ा, अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में डाल लीं और उसका माथा रगड़ा। मैडम, मेरी अशिष्टता पर ध्यान मत दीजिए। सेलेना का चेहरा और भी लाल हो गया और उसे और भी ज्यादा अपराधबोध महसूस हुआ। उसकी पत्नी होने के नाते उसने पत्नी के कर्तव्यों का पालन नहीं किया था और उसकी वजह से उसे इतनी हत्याओं और गंभीर चोटों का सामना करना पड़ा था। कैपिटल की तरफ सेलेना की लंबी पलकें कांप उठी और उसने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, थैंक यू। हालांकि उसने कभी यह नहीं कहा, लेकिन वह जानती थी कि जब से उसके अस्तित्व का पता चला है उसने उसके लिए अनगिनत दबाव झेले हैं। ओस्वाल्डो ने धीरे से हुंकार भरी और फिर अपनी कलाई उसकी ओर बढ़ा दी। सेलेना ने उसकी नाजुक और पतली कलाई को देखकर हैरानी से देखा। क्या वह वाकई इतना आसान इंसान था? फिर मार्गो ने ये क्यों कहा था कि यह यंग मास्टर इंजेक्शन से सबसे ज्यादा नफरत करता है?
सेलेना कोई प्रोफेशनल नर्स तो नहीं थी, लेकिन उसने पहले मेडिकल लैब में काम किया था और इंजेक्शन लगाने जैसा छोटा काम तो वह कर ही सकती थी। वह फिर से नीचे खिसक गई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, थोड़ा दर्द हो सकता है, प्लीज बियर विद मी। ओस्वाल्डो की आंखें नर्म हो गई, नहीं होगा। वह उसे कभी दुख नहीं देती थी। सेलेना मुस्कुराए और दवा उठाने के लिए मुड़ी। ओस्वाल्डो ने अपनी व्यस्त पत्नी को गहरी नजरों से देखा और आज सुबह मरते हुए उस आदमी के शब्द याद आए। केवल सीक्रेट पर्ल का मालिक ही इसे बंद कर सकता है, लेकिन सीक्रेट पर्ल का मालिक तो पहले ही मर चुका है। सेलेना ने फोन पर उस लड़की को दिलासा दी, कॉल काटी और एक पल स्थिर खड़ी रहकर अपनी भावनाओं पर काबू पाया। वह ओस्वाल्डो को ढूंढने लौटने ही वाली थी कि तभी उसका फोन फिर से बज उठा। सेलेना ने नंबर देखा और कॉल उठाए। क्या बात है, मार्गो? सेलेना, मुझे पता चल गया, मार्गो ने कहा। सेलेना हैरान रह गई, इतनी जल्दी? वो उस बदमाश की तरफ से है, मार्गो ने बेअख्तियारी से कहा, और हाल ही में क्रीफिया को टारगेट करने वाले ऑर्डर की बार आ गई है। ज्यादातर रिच कंट्री कैपिटल के कुछ अमीर खानदानों से है और एक छोटा हिस्सा ऐसे अनजान स्रोतों से है जिनका पता वह नहीं लगा पाया। वह इतना होशियार है नहीं। सेलेना की आंखों में बर्फ सी छा गई। उसने सचमुच ओस्वाल्डो को मुसीबत में डाल दिया था। तभी उसने मार्गो को कुछ उलझन में कहते सुना, लेकिन इस बार कोई एम्प्लॉयर नहीं था। सामने वाले ने खुद संपर्क किया और लगता है मकसद कोई सीक्रेट वेपन है। पर आखिर कैसा सीक्रेट वेपन है जो दूसरे पक्ष को इतनी बड़ी कीमत चुकाने और इतने लोग भेजने पर मजबूर कर रहा है? सेलेना की आंखें अचानक सिकुड़ गईं और उसे तुरंत सीक्रेट पर्ल की याद आ गई। पिछली बार सामने वाले ने ओस्वाल्डो की हत्या का प्रयास नाकाम किया था और सीक्रेट पर्ल यहाँ छोड़ गया था, मतलब वे इसे वापस छीनना चाहते थे। सेलेना की आंखें और गहरी हो गईं और उसके होठों के कोने पर एक ठंडी सी मुस्कान आ गई। वह उसकी चीज थी, उसने इसे ओस्वाल्डो को दे दिया था और अब कोई इसे छीनना चाहता था। वे मौत को दावत दे रहे थे। मार्गो, वह मेरा बॉयफ्रेंड है, उससे दूर रहना। जिसने भी उसे छुआ मैं उसे मार डालूंगी, सेलेना ने कहा। मार्गो एक पल के लिए अवाक रह गई, फिर ऐसे चिल्लाई जैसे उसे कोई नई दुनिया मिल गई हो। ओह माय गॉड सेलेना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वह क्या करता है? क्या वह अमीर है? क्या वह हंसम है? सेलेना ने गर्व से उसका परिचय दिया। वह कपड़े और हीरे बेचता है और बहुत हंसम है। वह एक कोमल दिल जेंटलमैन है, उसकी शक्ल बेमिसाल है और उसकी दौलत का तो कोई अंत ही नहीं। वाह, मार्गो को अपनी दोस्त की खुशी थी। तुम्हें तो हमेशा से बस बेस्ट ही पसंद रहा है, और चूंकि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो मैं उससे पैसे नहीं लूंगी। अगर फिर किसी ने ऑर्डर दिया तो मैं तुम्हारे लिए उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दूंगी। सेलेना ने राहत की सांस ली और वापस जाने के लिए मुड़ी। थैंक यू मार्गो। उसके कान में कीबोर्ड टाइप करने की आवाज आए। ओह सेलेना, मैंने अभी एक ऑर्डर लिया है। सेलेना ने साधारण सी लापरवाही से पूछा, किसका? पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के उस बड़े बंदे का, मार्गो ने कहा। सेलेना के कदम, जो अभी अभी जाने ही वाले थे, अचानक रुक गए। तुमने किसका नाम लिया? मार्गो उत्साहित थी। तुम जानती हो ना, वो जो सालों से वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर है। मैंने सुना है कि इतने सालों में कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। इसकी वजह यह है कि वह बदमाश उसका मूल बना हुआ है। अगर मैं उसे मार दूं तो वह बदमाश निश्चित रूप से अब मुझे एजुकेट करना नहीं चाहेगा। सेलेना का चेहरा गंभीर हो गया। ये शख्स बहुत खतरनाक है। पुलिस और फायर इंडस्ट्री के उस एक्सपर्ट का इनाम 10 साल पहले ही 1 अरब को पार कर चुका था और अब तो यह डरावनी रकम तक पहुंच गया है। वह व्यक्ति सिर्फ 3 साल के छोटे से समय में प्रसिद्ध हुआ और उसका प्रभाव एज कंट्री से लेकर प्रशांत महासागर के दूसरी ओर तक फैल गया। वह एशिया में पुलिस और फायर इंडस्ट्री पर एक छत्र राज करने वाला इकलौता व्यक्ति बन गया और कोई दूसरा तो इसके टुकड़े तक को नहीं पा सका। और उसके विस्तार की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए बस 4 शब्द काफी थे, जबरदस्त खून खराबा। उस व्यक्ति के सत्ता में आने के तरीके बेहद क्रूर और खूनी थे। यहाँ तक कि उस समय भी, जब वह अभी भी छोटी थी और बीमारी के कारण घर में कैद थी, उसने उस व्यक्ति के कारनामों से मचे हल्ले के बारे में सुन रखा था। और अगर ठीक से गिना जाए तो उसके और उस व्यक्ति के बीच अभी भी एक अनसुलझा ऋण बाकी है। सेलेना के होठों पर एक टूटी सी मुस्कान आई और उसकी आवाज धीमी हो गई। मार्गो, क्या तुम्हें यकीन है कि वह इस कंट्री में है? उस बदमाश ने ऐसा कहा है, गलत नहीं हो सकता, मार्गो ने बेकरारी से कहा और उसकी आवाज में थोड़ा अफसोस भी था। बस इतना ही है कि जब उस बदमाश द्वारा पाली गई बिल्ली अचानक बाहर आ गई तो वे सतर्क हो गए। मैं सामने वाले की खास जानकारी नहीं सुन पाए, नहीं तो मैं तुरंत छुरा लेकर उन्हें मारने चली जाती। मार्गो की बेचैन आवाज सुनकर सेलेना ने एक पल सोचा और कहा, तुम कोशिश कर सकते हो, लेकिन अगर बहुत खतरनाक लगे तो तुरंत रुक जाना। वह खुद भी पुलिस और फायर इंडस्ट्री के उस डरावने एक्सपर्ट की क्षमता का पता लगाना चाहती थी, मुख्यतः इसलिए कि अगर उसे उसके इलाके में उसकी मौजूदगी का पता चला तो वह शायद उसे तुरंत पकड़ लेगा और फिर मार डालेगा। आखिरकार उसने अतीत में कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता था। तो खैर, भविष्य में लो प्रोफाइल रहना ही बेहतर होगा। मार्गो ने खुशी से जश्न मनाया। मुझे पता था कि सेलेना सबसे बेस्ट है। वह बदमाश वापस आ गया है, फिर बात करते हैं। इतना कहते ही मार्गो ने तुरंत फोन काट दिया। सेलेना ने फोन दूर रख दिया। पुलिस और फायर एक्सपर्ट के मामले ने उसे इतना विचलित कर दिया कि वह अब कोई अजीब भावना महसूस नहीं कर पा रही थी। वह सिर्फ ओस्वाल्डो की चोट की चिंता कर रही थी और तुरंत वापस लौट पड़ी। हॉल में ओस्वाल्डो सोफे पर बैठा था और उसने नए कपड़े पहन रखे थे। उसने कदमों की आहट सुनी और अपनी पलकें उठाकर देखा। सेलेना ने अपना चेहरा सीधा रखा और कोई असामान्य हाव भाव न दिखाने की पूरी कोशिश की। वह ओस्वाल्डो से 3 कदम की दूरी पर रुक गई, चारों ओर देखा, फिर आंखें फैलाकर पूछा, डॉक्टर कहाँ है? ओस्वाल्डो ने कोमलता से मुस्कुराते हुए मेज की ओर देखा। मेज पर पहले से ही खुली हुई दवा पड़ी थी। सेलेना ने पलकें झपकाई। क्या इसका मतलब ये था कि उसे इंजेक्शन लगाना था? ओस्वाल्डो ने अपना हाथ आगे बढ़ाया।
सेलेना ने उसके पतले और गोरे हाथ को देखा, उसके कान लाल हो गए और वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। ओस्वाल्डो हल्के से हंसा, उसका हाथ जोर से पकड़ा, उसे अपनी गोद में खींचकर बैठा लिया और उसके बाल सहलाने लगा। सेलेना का चेहरा इतना लाल हो गया कि लग रहा था खून निकल आएगा, और वह उसे सीधी देखने में भी असमर्थ थी। उसने धीरे से कहा, सॉरी। भले ही उसने पहले कभी रिश्ता नहीं निभाया था, लेकिन वह जानती थी कि मर्द के शरीर पर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें नहीं छूना चाहिए। कोई बात नहीं। ओस्वाल्डो ने उसका हाथ पकड़ा, अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में डाल ली और उसका माथा रगड़ा। मैडम, मेरी अशिष्टता पर ध्यान मत दीजिए। सेलेना का चेहरा और भी लाल हो गया और उसे और भी ज्यादा अपराधबोध महसूस हुआ। उसकी पत्नी होने के नाते उसने पत्नी के कर्तव्यों का पालन नहीं किया था और उसकी वजह से उसे इतनी हत्याओं और गंभीर चोटों का सामना करना पड़ा था। कैपिटल की तरफ सेलेना की लंबी पलकें कांप उठी और उसने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, थैंक यू। हालांकि उसने कभी यह नहीं कहा, लेकिन वह जानती थी कि जब से उसके अस्तित्व का पता चला है, उसने उसके लिए अनगिनत दबाव झेले हैं। ओस्वाल्डो ने धीरे से हुंकार भरी और फिर अपनी कलाई उसकी ओर बढ़ा दी। सेलेना ने उसकी नाजुक और पतली कलाई को देखकर हैरानी से देखा। क्या वह वाकई इतना आसान इंसान था? फिर मार्गो ने ये क्यों कहा था कि यह यंग मास्टर इंजेक्शन से सबसे ज्यादा नफरत करता है? सेलेना कोई प्रोफेशनल नर्स तो नहीं थी, लेकिन उसने पहले मेडिकल लैब में काम किया था और इंजेक्शन लगाने जैसा छोटा काम तो वह कर ही सकती थी। वह फिर से नीचे खिसक गई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, थोड़ा दर्द हो सकता है, प्लीज बियर विद मी। ओस्वाल्डो की आंखें नर्म हो गई, नहीं होगा। वह उसे कभी दुख नहीं देती थी। सेलेना मुस्कुराए और दवा उठाने के लिए मुड़ी। ओस्वाल्डो ने अपनी व्यस्त पत्नी को गहरी नजरों से देखा और आज सुबह मरते हुए उस आदमी के शब्द याद आए। केवल सीक्रेट पर्ल का मालिक ही इसे बंद कर सकता है, लेकिन सीक्रेट पर्ल का मालिक तो पहले ही मर चुका है। डोमिनिक से रोने के बाद लिया ने वॉल्सन परिवार को छोड़ दिया और सीधा एक हाई एंड नर्सिंग होम की ओर गाड़ी दौड़ा दी। सेलिना के उन्हें घर से निकालने और रिडल ग्रुप की चेयरमैन बनने के बाद से अल्बर्टो कभी घर नहीं लौटा था। लिया जानती थी कि अल्बर्टो उसे पसंद नहीं करता, इसलिए वो इन दिनों उसे परेशान करने नहीं आई थी। उसने अपनी कार नीचे पार्क की और बैग थामे लिफ्ट में चढ़ गई। टॉप फ्लोर पर चारों ओर सन्नाटा था, बस एक फीमेल केयरटेकर थी और कोई नहीं। आवाज सुनकर केयरटेकर ने सिर घुमाया, लिया को देखा तो कुछ पल के लिए चौंकी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक झलकी। लिया ने उस नजर का मतलब समझे बिना उसके पास से गुजरते हुए अल्बर्टो के कमरे का दरवाजा खटखटाने के लिए अचानक वो क्लारा थी, और जैसे ही उसे जेल में बंद मिसेस रिडल याद आई, उसके चेहरे पर गुस्सा उड़ गई। उसने दरवाजा धड़ाम से खोल दिया। तेज धमाके की आवाज से अंदर बैठे दोनों लोग चौंक गए। क्लारा अल्बर्टो की गोद में बैठी थी, वो उसके हाथों से अपने हल्के उभरे हुए पेट को प्यार से सहला रहा था। आवाज सुनकर क्लारा ने सिर घुमाया और लिया को देखते ही सख्त पड़ गई। उसने झटके में अपना पेट ढक लिया, चेहरा सतर्क और रक्षात्मक हो गया। लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराई जैसे कुछ हुआ ही ना हो और बोली, मिस्टर रिडल, लिया आपसे मिलने आए हैं। अल्बर्टो ने भौहें सिकोड़ते हुए ऊपर देखा और ठंडी घृणा भरी आवाज में कहा, अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? लिया ने क्लारा को नफरत भरी नजर से देखा, फिर घुटनों पर बैठकर अल्बर्टो का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। डैड प्लीज मुझे बचा लो। बचपन से दुलारी रही लिया का सूजा हुआ चेहरा देखकर अल्बर्टो का दिल कुछ पिघला। उसने धीमे से पूछा, क्या हुआ तुम्हें? लिया ने रोते हुए कहा, डैड रिडल परिवार बड़ी मुसीबत में है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, प्लीज अपने कुछ शेयर मुझे ट्रांसफर कर दो। अल्बर्टो का चेहरा तुरंत सख्त पड़ गया। उसने लिया का हाथ झटक दिया और गुस्से में चिल्लाया, भूल भी जाओ ऐसा सोचने की हिम्मत। निकलो यहाँ से। लिया जमीन पर गिर पड़ी, उसके दांत भींच गए और क्लारा की ठंडी हंसी उसके कानों में गूंज उठी। लिया ने गुस्से से उठते हुए लाल आंखों से अल्बर्टो को देखा। डैड, रिडल परिवार अब सच में नहीं टिक पाएगा। अगर नया पैसा नहीं आया तो कल तक दिवालिया हो जाएगा। क्या आप लेडी नव्या की सारी मेहनत ऐसे मिटते देख सकते हैं? लिया को लगा था नव्या का नाम सुनकर उसके पिता की पुरानी भावनाएं जरूर जागेंगी, लेकिन अल्बर्टो ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, अब रिडल परिवार में कुछ नहीं रखा, डूब जाए तो बेहतर। लिया हैरान रह गई, कुछ तो गड़बड़ थी। पहले वो आदमी रिडल परिवार के लिए जान देने को तैयार था, अब अचानक कैसे सब छोड़ दिया? वो समझ नहीं पा रही थी, पर समय कम था। उसने सीधा सामना करने का निश्चय किया। डैड, अगर रिडल परिवार खत्म हुआ तो मैं वॉल्सन परिवार में शादी नहीं कर पाऊंगी। क्या आपको मंजूर है कि मैं और आपका होने वाला पोता किसी के भी न रहे? अल्बर्टो ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, वॉल्सन का लड़का तुम्हारे बचपन का साथी है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लिया के अंदर बेचैनी और बढ़ गई। उसने गुस्से में अल्बर्टो की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, डैड, अगर आप नहीं चाहते कि हालात और बिगड़े तो अपने सारे शेयर मुझे ट्रांसफर कर दीजिए। अल्बर्टो गुस्से से तमतमा उठा। उसने हाथ उठाया, तुम अपने पिता को धमकी दोगी? क्या तुम भी अपनी माँ जैसी मरना चाहती हो? लिया ने उसका हाथ झटकते हुए ठंडी हंसी हंसी। डैड, आप अब बूढ़े हो चुके हैं, मरने के बाद ये शेयर तो ताबूत में नहीं जाएंगे। अगर मुझे नहीं दोगे तो किसे दोगे? सेलिना को। उसकी आंखों में तीखी ताना भरी मुस्कान झलक उठी। दुर्भाग्य से अगर आप अभी भी सेलिना को बेटी मानकर उसे शेयर देना चाहे भी तो वो नहीं लेगी। अल्बर्टो का चेहरा एक पल में तमतमा उठा, आंखों में ज्वाला सी जलने लगी। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे दो जंगली जानवर जो बस एक दूसरे पर टूट पड़ने वाले हों। उसी पल क्लारा, जो अब तक चुप थी, मुस्कुराई और अल्बर्टो के सीने पर हाथ फेरा। मिस्टर रिडल, लिया भी तो आपकी बेटी है, इतनी नफरत क्यों? आप शांत हो जाए, मैं कुछ फल काट लाती हूँ। वो उठी, उसकी चाल में अजीब सी ठहराव और शान थी। लिया की नजर अब जाकर क्लारा पर पड़ी।
और तभी उसने देखा क्लारा का पेट हल्का सा उभरा हुआ था। लियो का चेहरा एकदम जम गया, उसकी आंखें उस पेट पर टिकी रह गईं। क्लारा मुस्कुराए, अपने पेट पर हाथ रखा और बोली, पता नहीं क्यों मुझे इन दिनों खट्टा खाने का बहुत मन करता है। सारे फल खट्टे लगते हैं। लियो, तुम्हें खट्टा पसंद है ना? लियो एकदम चुप रही, उसकी नजर अब भी क्लारा के पेट पर जमी थी, जैसे उसकी आत्मा ही पत्थर बन गई हो। कुछ सेकंड की भयानक खामोशी के बाद लियो ने सिर झुका लिया और बेहद ठंडी आवाज में पूछा, डैड, ये बच्चा किसका है? कमरे में सन्नाटा छा गया। क्लारा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, वो डरते हुए अल्बर्टो के और करीब खिसक गई। अल्बर्टो ने लियो की आवाज में छिपे जहर को भांप लिया और गुस्से में दहाड़ा, ये तुम्हारा भाई है, मैं चेतावनी देता हूँ लियो, अगर तुमने अपने भाई को छुआ भी तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। भाई, लियो ठिठक गई, पूरा शरीर बर्फ हो गया। धीरे धीरे उसका सिर घूमने लगा। सेलिना की वो आधी मजाक आधी सच्ची बातें कानों में गूंज उठी। लियो, क्या तुम सोचती हो कि मैं हमेशा तुम्हारे इशारों पर चलती रहूंगी? कब से नहीं मिली मिसेस रिडल से हवा जैसे जम गई, पल भर को सब कुछ थम गया। फिर अचानक लियो का सिर उठा, चेहरा पागलपन में मरोड़ खा गया और वो जोर से दीवानों की तरह हंसने लगी। हाँ 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 हाँ, सेलिना सेलिना। पल भर में सब समझ आ गया। उसकी वो पागल चीखती हंसी कमरे में गूंज उठी। क्लारा डर के मारे कांप गई।